हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल लारत बुद्ध गंगाराम में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, धारा विद्युत, उसका बेसिक लेक्चर लेकर आया हूं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं तथा इसके बाद मैं आपको 2 से 3 ऐसे टॉपिक बताऊँगा जो कि आपके पेपर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके बाद हम 1-2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो यदि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में टॉपिक की बात करें तो जो पहला टॉपिक है विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि विद्युत धारा क्या होती है, ये कैसी राशि है। आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है धात्विक चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह, कि धात्विक चालक है, कोई धातु है, उसमें विद्युत आवेश का प्रवाह किस प्रकार होता है, वो भी आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद तीसरा टॉपिक है अपवाह वेग या अनुगमन वेग, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इंग्लिश में। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड ओम का नियम पर एक डेरिवेशन भी आता है, वो आपके पेपर में 5 नंबर में हर साल आता है। तो आपको सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो समझ ही लेना है यदि आप वह डेरिवेशन करना चाहते हैं तो। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है गतिशीलता, मोबिलिटी एंड विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद जो पांचवा टॉपिक है ओम का नियम, आपको ओम का नियम ज़रूर आना चाहिए। यदि आपने क्लास 10th में ओम का नियम पढ़ा है तो वहाँ से बहुत आसानी हो जाएगी आपको ओम का नियम पढ़ने में। इसके बाद है अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सहायता से ओम के नियम का निगमन करना, डेरिवेशन करना, जो कि मैं यहाँ पर ऊपर आपको बताया था। इसके बाद जो छठा टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध का वोल्टेज और करंट ग्राफ, और इसके बाद जो सातवां टॉपिक है विद्युत धारा और शक्ति। जो ये चैप्टर, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, तो आपको काफ़ी आसानी हो सकती है इस चैप्टर को पढ़ने में। तो इसके बाद जो आठवां टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध एवं चालकता। विद्युत प्रतिरोधकता के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा, इसके बाद चालकता इसमें और ऐड हो गया। तो जो आठवां टॉपिक है विद्युत प्रतिरोधकता और चालकता, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। विद्युत प्रतिरोधकता पर तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, कि प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, किस प्रकार ताप पर निर्भर करता है। इसके बाद एक टॉपिक और बनाना चाहिए था जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। पहले सिलेबस में था कि जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए ना तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन आएगा और ना ही उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल आने की संभावना है। इसलिए केवल यह 9 ही टॉपिक हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो आई होप आप सभी को पता लग गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो चलिए इसके बाद मैं यहाँ पर विद्युत धारा और धात्विक चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह किस प्रकार होता है उसको आपको समझा देता हूँ। तो यदि हम बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा जो होती है इसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। विद्युत धारा या इसे इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं इंग्लिश में। आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा ही होगा कि जो होता है आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, लेकिन आपको ऐसे पेपर में एडजेक्टिव नहीं लिख देना है कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो एग्जामिनर सोचता है कि एक लाइन तो लिखा है, इसमें इसको क्या नंबर दूँ। तो यदि आपके पेपर में पूछा जाता है कि विद्युत धारा क्या कहते हैं 2 नंबर में, तो आप उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखिए, जैसे से आपकी 3 से 4 लाइन बन जाएं, और जो आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं इसको आप हाईलाइट कर दीजिए ताकि आपको एग्जामिनर जो है अच्छे से नंबर दे सके। तो चलिए विद्युत धारा का पूरा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। तो यदि हम विद्युत धारा की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई आवेश जो है, जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होता है, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है,
जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है तो जो चार्ज है इधर उधर मूव करता है, इस पर एक बल आरोपित होता है। यदि जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर बल लगता है। और यदि जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगता है ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो यदि जो चार्ज है विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो चार्ज पर एक प्रकार का बल लग रहा है, जिसके कारण जो चार्ज है, जो आवेश है, इधर उधर मूव करने लगता है। तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मूव करेगा। तो यदि हम इस आवेश को एक स्वतंत्र आवेश मान लेते हैं तो जो यह कॉन्सेप्ट है इसके कारण यह मूव करने लगता है। तो जो आवेश के मूवमेंट होती है इसी के कारण तो धारा उत्पन्न होती है। तो आवेश की गति अवस्था को ही धारा कहते हैं, मतलब आवेश की गति अवस्था को ही धारा कहा जाता है। आवेश की गति अवस्था को ही धारा कहा जाता है, को ही धारा कहा जाता है। यहाँ पर जब कोई आवेश किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो हमेशा मूव करता रहेगा, तो जो आवेश की गति अवस्था है, जो उसका मोशन फॉर्म है, उसी को तो धारा कहेंगे, उसी को तो करंट कहेंगे। तो जो आपका एक डिफिनेशन बनती है कि जो आवेश है उसकी गति अवस्था को ही धारा कहा जाता है, तो आवेश के प्रवाह की दर को धारा कह सकते हैं। इसका मतलब यदि किसी चालक में कोई आवेश रखा गया है तो 1 सेकंड में कितना मूवमेंट कर रहा है, कितना प्रवाहित हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, उसी को तो धारा कहेंगे। तो यदि 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो उसे हम दर भी कह सकते हैं। तो हमारा जो सिंपल डिफिनेशन होता है वह होता है कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जो ये सिंपल डिफिनेशन है, ये जब किसी से धारा के बारे में पूछा जाता है तो सिंपल यही बता देता है कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, लेकिन इसके जो पीछे का कॉन्सेप्ट होता है ये है जो कि मैंने आपको समझा दिया कि जब कोई चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो हमेशा मूवमेंट करने लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है। जब पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी दिशा में मूवमेंट करता है और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो जो वैद्युत आवेश है इसकी जो गति अवस्था होती है, जिसका मोशन फॉर्म जो होता है, इसी को तो धारा कहते हैं। तो ये फ्लो होता है, इसको दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जब चालक में विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो हो रहा है तो उसी को तो धारा कहेंगे। तो सिंपली आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है कि 1 सेकंड में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, इसी को तो धारा कहेंगे। तो आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो जो धारा का मान होता है करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। जो करंट होता है ये चार्ज अपॉन टाइम होता है, मतलब एकांक समय में एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को तो करंट कहेंगे। तो करंट को आई से डिनोट कहते हैं, इसको आई से डिनोट कहते हैं। तो आई इक्वल टू चार्ज को क्यू से डिनोट कहते हैं, क्यू टाइम को टी से, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाता है। और क्यू बराबर हम सभी जानते हैं, क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि एन ई होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला और निकल के आ जाएगा कि आई बराबर एन ई अपॉन टी। ये दो जो मैंने फार्मूले आपको बताए ये भी आपके पेपर के लिए वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभी 2 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन। क्यू बराबर एन ई से यहाँ पर जो ये फार्मूला है इस पर कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट समझाया। तो जो विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होगा सिंपली, तो यहाँ पर जो फार्मूला आया है आई बराबर क्यू अपॉन टी, यहाँ पर क्यू जो है आवेश का मात्रक कूलम होता है और टी जो टाइम है, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ पर आई का मात्रक हो जाएगा, आई मतलब धारा का मात्रक, आई की यूनिट बराबर क्यू की यूनिट कूलम होती है और टी की यूनिट सेकंड, मतलब टाइम की यूनिट सेकंड, मतलब कूलम पर सेकंड। जो धारा की यूनिट होती है, जो करंट की यूनिट होती है, ये कूलम प्रति सेकंड होती है।
तो इसकी एक एसआई यूनिट भी होती है एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड है, इसको हम एम्पियर भी लिख सकते हैं। जो कूलाम प्रति सेकंड है इसको हम एम्पियर भी लिख सकते हैं। एम्पियर जो है एक एसआई यूनिट है धारा की। तो आई होप आप सभी को इसकी यूनिट, इसका फार्मूला और इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा धारा का। तो चलिए इसके बाद हम सभी जान लेते हैं कि वैद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है या टेंसर राशि है। तो चलिए इसको हम पूरा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में जब ऑप्शनल क्वेश्चन में आए तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो जो वैद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसकी हम क्वांटिटी की बात करें, इसकी राशि की बात करें तो बहुत सारी किताबों में आपको अदिश राशि दी गई होती है और बहुत सारी किताबों में आपको टेंसर राशि दी गई होती है, टेंसर। लेकिन यदि आपके पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन आया हो उसमें अदिश और टेंसर दोनों दिया गया है तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा जिससे आपका आंसर सही हो जाए। तो यदि हम वैद्युत धारा की बात करें तो वैद्युत धारा में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक अदिश राशि है या टेंसर राशि है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम सदिश राशि, वेक्टर राशि कहते हैं। लेकिन जो वैद्युत धारा है ये अदिश राशि है या टेंसर राशि है, दोनों में से कोई एक राशि है। तो जो वैद्युत धारा है किस आधार पर अदिश राशि या टेंसर राशि है, इसको चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो वैद्युत धारा है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि यदि किसी बिंदु पर दो स्थान से धारा आ रही है, इससे मान लो 3 एम्पियर धारा आ रही है और इससे 4 एम्पियर धारा आ रही है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से इससे 5 एम्पियर की धारा निकलनी चाहिए थी, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 है, अर्थात यहाँ पर 5 एम्पियर की धारा निकलनी चाहिए थी यदि यह वेक्टर राशि होती। लेकिन यदि हम देखते हैं तो यहाँ से यदि 3 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से 4 एम्पियर की धारा आ रही है, तो यहाँ से 7 एम्पियर की धारा निकलती है। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसको वेक्टर राशि नहीं कहा जा सकता। ये तो वेक्टर राशि नहीं हुई। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये वेक्टर राशि नहीं है तो क्या यह अदिश राशि है या टेंसर राशि है। इन दोनों में से कोई एक राशि होगी। लेकिन जब आपके पेपर में दोनों आ जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन में तो वहाँ पर आपको प्रायोरिटी जो देनी होती है, ये टेंसर राशि जो होती है ये अधिक प्रायर होती है। मतलब यदि आपके पेपर में टेंसर राशि और अदिश राशि दोनों है तो आपको प्रायोरिटी जो है ये फर्स्ट प्रायोरिटी टेंसर राशि को देनी है और सेकंड जो प्रायोरिटी देनी है ये अदिश राशि को देनी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी को। मतलब आपके पेपर में दोनों आ गया है तो आपको टेंसर पर क्लिक करना है, या आपके पेपर में टेंसर नहीं दिया गया है तो वहाँ पर आपको स्केलर पर टिक करना है, सही का निशान। मतलब टेंसर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है और जो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसको सेकंड प्रायोरिटी दी गई है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा वैद्युत धारा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसके बाद हम समझ लेते हैं कि धात्विक चालक में वैद्युत आवेश का प्रवाह किस प्रकार होता है, कि धातुएं जो दी गई होती हैं उसमें किस प्रकार वैद्युत आवेश का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख ली है कि धात्विक चालक में वैद्युत आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटालिक कंडक्टर। तो किसी मेटालिक कंडक्टर में विद्युत चार्ज का प्रवाह, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह किस प्रकार होता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सभी मेटल्स होते हैं ये विद्युत के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये विद्युत के अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर। जो सभी मेटल्स होते हैं ये विद्युत के अच्छे कंडक्टर होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। जो इनमें विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी होता है, इसके बाद तांबा आता है, फिर इसके बाद सोना आता है, फिर इसके बाद एल्युमिनियम आता है। ये सभी विद्युत के अच्छे चालक हैं। ये इसकी जो क्रम है दिया गया है, चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, फिर एल्युमिनियम, ये सभी बहुत ही अच्छे विद्युत के चालक होते हैं। हम जानते हैं कि जो सभी मेटल्स होते हैं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो इनमें जो विद्युत चालन है, इलेक्ट्रिक फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा हमें समझाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो सिद्धांत होता है उसमें एक नाभिक होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसी के आधार पर यह हमें समझाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर कैसे समझाया जा सकता है, चलिए उसको देख लेते हैं।
तो किसी पदार्थ में परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ होते हैं, मतलब आस पास होते हैं, वो अधिक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। मतलब यदि कोई नाभिक बनाया जाए तो यहाँ पर ये मान लेते हैं नाभिक, और ये जो पूरा है परमाणु है, इसमें कक्षाएं दी गई हैं कि किस कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो यहाँ पर नाभिक दिया गया है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, पास वाली कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, और ये दूर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है इसलिए मैं आपको ऐसा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आसानी से समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो नाभिक के समीप वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाभिक से अधिक फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं। तो यदि हमें इन इलेक्ट्रॉनों को निकालना हुआ तो यहाँ से इन इलेक्ट्रॉनों को निकालना कठिन होगा। लेकिन जो ये दूर स्थित इलेक्ट्रॉन हैं, ये मतलब फ्री हैं, कुछ हद तक फ्री हैं। क्योंकि यदि कोई दूर है और कोई पास है, तो जो पास होगा उस पर अधिक फोर्स लगेगा और दूर वाले पर कम फोर्स लगेगा। तो ये दूर जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कुछ हद तक फ्री हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम से फ्री हैं किसी मेटल में। जब किसी मेटल को रगड़ा जाता है या उसको गर्म किया जाता है तो ये दूर जो स्थित इलेक्ट्रॉन हैं ये फ्री हो जाते हैं। और ये मेटल जो होता है, मेटल मान लेते हैं इसको, ये मेटल में इधर उधर मूव करने लगते हैं, कुछ इधर मूव करते हैं, कुछ उधर मूव करते हैं। ये मेटल में इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसको पदार्थ को रगड़ने के बाद, इसको गर्म करने के बाद जो दूर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है फ्री हो जाते हैं और पदार्थ में इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं। तो ये जो मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो पदार्थ में इधर उधर अनियमित रूप से मूव करते रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या इन्हें कंडक्टर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के द्वारा तो किसी पदार्थ में धारा का फ्लो होता है, किसी पदार्थ में करंट का फ्लो होता है। तो किसी पदार्थ का कंडक्शन, किसी पदार्थ का चालन इस पर डिपेंड करता है कि उस पदार्थ में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। यदि किसी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो उस पदार्थ का जो कंडक्शन है, उस पदार्थ का चालन है अधिक होगा, मतलब वो पदार्थ अधिक चालक होगा। मतलब जैसे चांदी में है, चांदी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है बहुत अधिक होगी, इसलिए चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और कोई पदार्थ हो गया जैसे कागज़ वागज़ हो गया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत ही कम या एकदम कम, मतलब है ही नहीं। तो इसलिए जो कागज़ हो गया या प्लास्टिक हो गया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जो कागज़ प्लास्टिक है ये विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का अचालक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो कंडक्शन है, विद्युत का चालन है, ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ही निर्भर करता है। किसी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो उसका कंडक्शन अधिक होगा, किसी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो उसका कंडक्शन कम होगा। जो विद्युत चालन होता है, विद्युत का चालन होता है, ये केवल पदार्थों में नहीं होता है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन जो विद्युत का चालन होता है केवल पदार्थों में ही नहीं होता है, ये द्रवों में भी होता है और गैसों में भी होता है। जैसा आपने देखा होगा कि पानी में भी करंट का फ्लो होता है। तो कैसे होता है करंट का फ्लो? तो जो पदार्थ होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, मेटल्स होते हैं, इनमें करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। लेकिन जो लिक्विड होते हैं, इनमें जो करंट का फ्लो है आयंस के कारण होता है। ये पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, नेगेटिव आयन हो सकते हैं। और जो मेटल्स है इनमें जो इलेक्ट्रॉन है केवल नेगेटिव हैं, इसलिए जो मेटल्स हैं केवल इनमें ऋण आवेश वाहकों के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। और जो लिक्विड हैं, जो जल है या कोई अलग चीज़ है, उसमें आयंस के द्वारा, मतलब पॉजिटिव आवेश वाहकों और नेगेटिव आवेश वाहकों के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। क्योंकि आयन जो होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद और समझ लेते हैं कि मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। इसके बाद हम इस वीडियो को अंत कर देंगे, क्योंकि यह केवल एक बेसिक वीडियो है। तो इसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम का नियम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम का नियम का निगमन करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम 2-3 मिनट और रहेंगे। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम मेन फ्री पाथ के बारे में जान लेते हैं, माध्य मुक्त पथ। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब किसी पदार्थ में, मान लो यह एक मेटल दिया गया है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर उधर फ्लो करते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर फ्लो कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर उधर फ्लो करते हैं,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है केवल एक डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहे हैं कि इधर उधर फ्लो कर रहे हैं, चाहे जिसका जो मन हो उधर फ्लो करे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी दूसरे भी इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, कभी दूसरे से भी टकराएंगे। तो मान लेते हैं कि यह इससे टकरा गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। तो जो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराने में जो दूरी है इसी को मीन फ्री पाथ कहा जाता है, मीन फ्री पाथ कहा जाता है, या जिसे हम हिंदी में माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच टकराने में जितना समय लगता है उसी को श्रांति काल कहा जाता है या रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि जब किसी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं रैंडम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और इस स्थिति में जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उनके बीच जो डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसी को मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। और इनके बीच जो टाइम लगता है दो इलेक्ट्रॉनों को आपस में टकराने में, उसको श्रांति काल कहा जाता है या रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो मेरा अगला वीडियो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर होने वाला है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक भी कर दीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो मैं मिलूँगा आपसे किसी और इसी एजुकेशनल वीडियो में। तो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।